हेलो गाइस, एक बार फिर से गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक नस्ट इक्वेशन के रिलेशन और गिब्स एनर्जी को डिस्कस करेंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे सामने हैं, जिससे पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसी को हम लोग रिलेशन बिटवीन नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक है गिब्स एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए, सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक मेरा है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, या फिर नस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले नस्ट इक्वेशन के बारे में समझना होगा, और जो कि मैंने इसे ठीक पिछले वीडियोस में यानी कि पार्ट 7 में नस्ट इक्वेशन के पूरे वीडियोस को मैंने डिस्कस किया है। क्योंकि अगर नस्ट इक्वेशन को अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर आज का जो वीडियोस है ना, इस वीडियो में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप पहले नस्ट इक्वेशन पिछले वाले वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। मैंने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 7 का डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भेज दिया है। आप यहां से आप इसको जैसे ओपन करके वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियोस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आए। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन नस्ट इक्वेशन और एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको याद होगा जो नस्ट इक्वेशन का जो फाइनल इक्वेशन मैंने बताया था, नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, जो ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन इंटू लॉग बेस 10 क्यूसी, लॉग क्यूसी। ये इक्वेशन आपको याद होगा, ये मैंने आपको नस्ट इक्वेशन में बताया था। ठीक है, तो चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपको सब पता ही है, यहाँ पे जो ई सेल देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉग क्यूसी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और इसी की यहाँ की हम लोग क्यूसी लिखा गया है। जो बताया था वो आपको केसी से क्यूसी कैसे हुआ है, पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था, अच्छे से बताया था, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये फाइनल इक्वेशन मेरा है नस्ट इक्वेशन का। चलिए, तो इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल का बात करें तो फिर वही इक्वेशन लिखेंगे जो जब सबसे पहले मैं आपको डेनियल सेल में बताया था। ठीक है, तो गाइस चलिए लिखिए Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये इक्विलिब्रियम में है, Zn2 प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड। तो गाइज ये इक्वेशन मैंने लिखा, ये दोनों, ठीक है, यहां देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जिंक और ये कॉपर, ये दोनों सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, अगर आपको याद होगा गाइज, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपको पता भी होगा, जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, वो नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे इससे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम Zn और Cu को हटा दिया जाए, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ इक्वेशन बचेगा ये Cu2 प्लस से Zn2 प्लस। ठीक है, इसका मतलब अब यहां Cu2 प्लस से Zn2 प्लस का अमाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का अमाउंट क्या होगा, यहां पे बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बराबर होने का मतलब अब इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा फर्स्ट या सेकंड वीडियोस मैंने बताया था हाफ रिएक्शन के बारे में, हाफ सेल रिएक्शन, अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है वो किसी भी जो केमिकल रिएक्शन में करंट जो फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है, तो उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, है ना, उसके बीच जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा 0 होगा। यदि इन दोनों के मतलब हो गया, इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस पोटेंशियल निकाले तो यहाँ पे हम लोग का इस केस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम के सेंस में यहाँ पे जो ई सेल हम देख रहे हैं वो इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो अब आप समझना है आपको, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये जो ई सेल देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिलेशन देख रहे हैं नस्ट इक्वेशन का वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ये क्यूसी देख रहे हैं, इस क्यूसी के बदला में हम लोग यहाँ पे अब केसी लिखेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को एक बार हम फिर से आपको सामने लिखते हैं। तो अब जो देख रहे हैं हमारा ई सेल यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसके जगह 0 वैल्यू हम पुट करें तो ये हो जाएगा मेरा 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
0.0592 अपॉन n इंटू लॉग के सी। अब हमारा यहां पे हो जाएगा के सी। ठीक है गाइस, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस ई नॉट सेल को अगर हम इधर ले आए, इस साइड ले आए, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है गाइस, ये माइनस से माइनस हमारे यहां कैंसिल हो गया। तो इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, ये इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लॉग के सी को इधर ले आएंगे तो लॉग के सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट सेल, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0592। ठीक है गाइज, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन इसी रिलेशन को शो करता है गाइज। तो गाइज आपको नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो इससे आपका इस इक्वेशन से रिलेटेड आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन 3.2 एनसीईआरटी का 3.2 ये आपका क्वेश्चन दिया गया होगा। अब वहां से सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, इसको वहां से ट्राई कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी एक लाइन से हम केवल थ्योरी को डिस्कस करते हैं, पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद जो है सब लास्ट में एक वीडियो या 2 वीडियो हम ओनली न्यूमेरिकल का एक लाइन से सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो फिर उस वीडियो से आप वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा कि नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक मेरा गिब्स एनर्जी है। अब इस गिब्स एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये गिब्स एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिस्पेक्ट में गिब्स एनर्जी क्या होता है इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो ये गिब्स एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए जो गिब्स एनर्जी टॉपिक है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स पार्ट का है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का पार्ट है, जो वहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट रूप से इसको जो है सो फुल्ली डिस्कस करेंगे, है ना। या फिर ये भी है और फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे छोटा सा टर्म दे दिया गया है इसको समझना है। तो यहाँ पे जो हम लोग गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे समझिए यहाँ पे हम लोग कि समझने के लिए गिब्स एनर्जी क्या होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन में हमें क्या एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन से जो हमें एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट करें। यदि उस एनर्जी को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करें तो हमें कितना वर्क, उसको हम कितने वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो कैलकुलेशन होगा, ये सारे कैलकुलेशन जो होगा वो हमारा गिब्स एनर्जी के टर्म में ही होगा। ठीक है गाइज, तो ये आप समझ सकते हैं ये गिब्स एनर्जी होता क्या है। अगर इसको सिंपली में इसको डिफाइन करना चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट डिफिनेशन है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या एनर्जी मिल सकता है। ठीक है गाइज, और उस एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट करें तो कितने वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन होगा, इस प्रकार के कैलकुलेशन जो करने के लिए हमें गिब्स एनर्जी का हेल्प होता है, उस गिब्स एनर्जी के टर्म में ही उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गिब्स एनर्जी का छोटा सा डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये गिब्स एनर्जी को हम लोग लिखते हैं यहाँ इस प्रकार से, जी सिंबल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हो गया डेल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गिब्स एनर्जी। इसको आपको पता ही है, इसको बोलते हैं चेंज, ये चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा उसके बाद, तो गिब्स एनर्जी का जो चेंजिंग होगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस NFE सेल। ठीक है गाइज, ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता है ये हमारा डेल RG जो है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी है। ठीक, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F आपको पता है फैराडे कांस्टेंट है, और E सेल आपको पता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको आसानी से
से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके सामने। वही एग्जांपल लेंगे, वही केमिकल रिएक्शन जो बार बार यूज करते हैं हम लोग, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहाँ पे n का जो वैल्यू n इज इक्वल टू हमारा 2 हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डेल है ना आर जी यानी कि गिब्स एनर्जी में जो चेंजिंग होगा वो कितना होगा, तो -2 FE n का वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ n के जगह हम लोग 2 डाल देंगे। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमारा डेल जी जो आपका निकलेगा वो -2 FE कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद करना होगा गाइज, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, ठीक है, इस सिंपल इक्वेशन के लिए हमारा n का वैल्यू 2 हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डेल जी इक्वल टू 2 निकाला, -2 FE फाइंड हुआ। ठीक है, अब यदि गाइज इस इक्वेशन को हम, ठीक है, अब जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से, है ना, इस पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब इसका ई सेल निकलेगा वो हमारा बराबर निकलेगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका जो ई सेल हमारा फाइंड होगा वो इक्वल फाइंड होगा। क्यों होगा ऐसा, तो क्योंकि रिएक्शन का जो प्रोपोर्शन हम देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी जो रिएक्शन का प्रोपोर्शन होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा, जो एक रिएक्टेंट्स, ठीक है, किसी एक रिएक्टेंट्स बाय दूसरा रिएक्टेंट्स अगर हम फाइंड करें तो वो बराबर ही होगा। मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। और मल्टीप्लाई करने से अगर पहले भी देखते हैं तो 1 है ना 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1/1 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लीकेशन करने से पहले या मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दोनों कंडीशन में जो एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन है वो हमारा इक्वली हो रहा है। पहले भी 1 ही आ रहा था और अभी भी हमारा 1 ही आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये हो गया, जो ई सेल में हमारा, इसके ई सेल जो देख रहे हैं आप, है ना, इसके ई सेल में कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। इसका ई सेल जो है, इसके ई सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके गिब्स एनर्जी में जो है सो हमारा, है ना, इसका गिब्स एनर्जी डबल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इस इक्वेशन में गिब्स एनर्जी हमारा डबल हो जाएगा, लेकिन इसके ई सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ये याद करना होगा। तो अगर हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इस कंडीशन में, है ना, अब जो हमारा ये डेल आरजी निकलेगा, गिब्स एनर्जी में चेंजिंग निकलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4FE सेल हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, जो अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इस इक्वेशन में गिब्स एनर्जी में चेंजिंग होगा, मतलब गिब्स एनर्जी हमारा डबल हो जाएगा, लेकिन इसके ई सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हमारा डेल आरजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4FE सेल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आपको ये है ना आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको ये याद करना होगा। ठीक है गाइस, तो आपको आसानी से गिब्स एनर्जी समझ में आ गया होगा। गिब्स एनर्जी कुछ ज्यादा है नहीं, आपको यही याद रखना होता है कि डेल गिब्स एनर्जी का चेंजिंग जो होता है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना हमारा इलेक्ट्रॉन का होगा। तो सिंगल मैंने सिंपली इक्वेशन में देखा था, यहाँ पे हमारा वो निकला था वो -2 FE इलेक्ट्रॉन, और जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा ये निकला 4F इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने समझा दिया, आपको बता दिया है कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, गिब्स एनर्जी पे डिपेंड होगा, लेकिन ई सेल पे डिपेंड नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, जो गिब्स एनर्जी जो है वो हमेशा डिपेंड करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, वो ई सेल पे डिपेंड नहीं करेगा, जिसके कारण से ये हमारा 4EF सेल जो है सो हो जाता है। ठीक है गाइज, तो अगर आपको यहां तक आसानी से समझ में आ गया होगा, चलिए थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं हमारा डेल जी इक्वल टू -NFE सेल, अब यदि यहाँ इस सब के कांस्टेंट को अगर हम यूनिटी कर दें, ठीक है, यूनिटी मतलब आपको याद होगा स्टैंडर्ड, है ना, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम यूनिटी कर दे, मतलब स्टैंडर्ड कर दे, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा। तो अगर यूनिटी कर दे तो इसको हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो डेल आरजी स्टैंडर्ड नॉट इज इक्वल टू -N उसी प्रकार रहेगा, F उसी प्रकार रहेगा, और ई सेल जो है हमारा हो जाएगा E नॉट सेल। ठीक है गाइज, याद रखना है। तो ये जब यूनिटी हो जाएगा तब मतलब स्टैंडर्ड, अब इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो जाएगा -NFE नॉट सेल। ठीक है, इससे पहले ई सेल
यहाँ पे ये क्या है, डेल आर जी नॉट, इसको हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलेंगे, चेंजिंग स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलेंगे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, एफ आपको फेराडे पता ही है, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ई सेल। ठीक है गाइज, तो आपको इसका सबके बारे में पता ही है। और अगर आपको याद होगा पिछली वीडियोज में ये ई सेल को मैंने फाइंड किया था, इसका कैलकुलेशन मैंने निकाला था। ठीक है गाइज, तो इस ई सेल के वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें ई सेल की वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं कि डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन, इसी तरह रहेगा, एफ इसी तरह रहेगा। और ई सेल को जब मैंने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद होगा नस्ट इक्वेशन में, तो फाइनली मेरा इक्वेशन आया था वो 0.0592 वाला। लेकिन उससे पहले कभी एक इक्वेशन था जब हमने वैल्यू पुट किया था तो वो 2.303 वाला, 2.303 RT अपॉन NF इंटू log KC। ये इक्वेशन आपको गाइज याद होगा। मैंने यहां पे केवल ई सेल की वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब यहां से देखिए क्या होगा गाइज, यहां जो देख रहे हैं ये NF, ये NF से हमारा ये NF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये जो हमारा हो जाएगा डेल आर जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, इससे एक मेरा नया इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे भी अनेक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मेरा गिब्स एनर्जी का एक रिलेशन है, इस जो कि हमारा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो गिब्स एनर्जी यानी कि डेल है ना, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी ये शो करता है। ठीक है गाइज, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ये पूछे तो यही इस इक्वेशन को शो करता है। यहां तक आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक मेरा था, गिब्स एनर्जी क्या होता है, आपको गाइज ये समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और आपको याद होगा तो क्वेश्चन देखिएगा 3.3 है ना, एक्सरसाइज का 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, ये सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको बन जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो हम आपको लास्ट में न्यूमेरिकल एक लाइन से पूरी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, तो आज हमने ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें पहला हमारा था है ना, जो नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, और दूसरा गिब्स एनर्जी। ये दोनों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा गाइज। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो समझने में या फिर जानने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक पूरे पढ़ने से पहले आपको नस्ट इक्वेशन एक बार देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को मैं भेज रहा हूं, आप वहां से एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियोज आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।